गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र मुद्रा बैंकिंग एवं राजस्व में मुद्रास्फीति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मुद्रास्फीति क्या होती है और उसके प्रकार क्या हैं। आज हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण और अर्थव्यवस्था को वो किस प्रकार प्रभावित करती है, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मुद्रास्फीति जो है वो मौद्रिक आय में धन उपार्जन की क्रियाओं की अपेक्षा जब तेज गति से वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब मुद्रास्फीति या मौद्रिक आय और वस्तुओं सेवाओं की मात्राओं को प्रभावित करने वाले घटकों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है वो है मौद्रिक आय में वृद्धि और दूसरा जो कारण है वो है वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में स्थिरता, कमी या शिथिलता। तो हम पहले देखते हैं कि जो मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक हैं वो कौन कौन से, अर्थात मांग पक्ष के कारण भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, जैसे विकास व्यय, युद्धकालीन व्यय, साख निर्माण, मुद्रा का निर्गमन, सरकार के राहत कार्यों में पर खर्च, फिजूल खर्च आदि के कारण देश में जब जनता की या व्यक्तियों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है और उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है तो देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। उसमें सबसे पहला कारण हम देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। जब सरकार योजनाबद्ध विकास के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च करती है और उस व्यय से जब तुरंत उत्पादन नहीं बढ़ता या उस व्यय का शीघ्र लाभ नहीं मिलता तो लोगों की मौद्रिक आय में भी वृद्धि हो जाती है, किंतु वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में जल्दी वृद्धि नहीं होने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। फिर है हीनार्थ प्रबंधन। जब सरकार अपने खर्चों की पूर्ति के लिए ऋण लेकर या कर लगाकर अपने खर्चों की पूर्ति नहीं करती और घाटे के बजटों की पूर्ति नोट छाप के करती है, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, मौद्रिक आय बढ़ती है और मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। केंद्रीय बैंक के द्वारा साख निर्माण, अर्थात जब देश में केंद्रीय बैंक सरकार के आदेशानुसार साख निर्माण को प्रोत्साहन देता है, अर्थात बैंक दर में कमी, खुले बाजार की क्रियाएं या देश में बैंकिंग व्यवस्था को अधिक साख निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति बढ़ती है। फिर है व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण। जब व्यापारिक बैंक अधिकाधिक साख निर्माण करते हैं तो मुद्रा की मात्रा के समान ही उसकी वृद्धि होती है और लोगों की आय बढ़ जाती है, इससे भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। जब सरकार यदि करों में छूट दे दे, अर्थात मौद्रिक आय जब छूट देती है तो जो कर से प्राप्त होने वाली राशि सरकार को प्राप्त नहीं होती और वो जनता के पास रह जाती है, इससे भी क्रय शक्ति बढ़ने से कीमतों में वृद्धि होती है। फिर सार्वजनिक एवं निजी निवेशों में वृद्धि। जब देश में सार्वजनिक एवं निजी निवेश बढ़ता है तो दोनों प्रकार के व्यय से एक निश्चित समयावधि तक तो जो उत्पादन है वो नहीं बढ़ पाता लेकिन लोगों की क्रय शक्ति तो बढ़ जाती है और इस टाइम पीरियड में, ये जो गेस्टेशन पीरियड है, इसमें मुद्रास्फीति के आसार हमें नज़र आने लगते हैं। अब सरकार जब जनता से ऋण या उधार लेने के कार्यक्रमों में जब ढिलाई बरतती है या ढील देती है और वह पुराने ऋणों और उनके ब्याज का भुगतान भी कर देती है तो जनता के पास जो मौद्रिक आय है उसमें वृद्धि हो जाती है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सब जो कारण हैं, इन कारणों से देश में, इसके अलावा यदि निर्यात में वृद्धि हो जाए तो भी मौद्रिक आय में वृद्धि होने के कारण देश में मुद्रास्फीति, अर्थात ये बहुत सारे जो कारण हैं जो जनता की मौद्रिक आय को बढ़ाते हैं और उससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर है
पूर्ति पक्ष अर्थात उत्पादन की मात्रा को घटाने वाले तत्व भी मुद्रास्फीति को जन्म देते हैं। जिससे प्राकृतिक संकट अर्थात देश में सूखा, बाढ़ या अन्य कोई प्राकृतिक प्रकोप हो जाए तो उससे उत्पादन पूर्ति में कमी हो जाती है और मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। फिर है सरकार की घातक नीतियाँ, अर्थात सरकार यदि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सरकार द्वारा यदि कुछ नियंत्रण लगा दिया जाए, लाइसेंस की नीति के क्रियान्वयन में यदि कोई शिथिलता हो तो नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित नहीं होगी या उनमें अनावश्यक विलंब होगा। और या फिर सरकार ज़्यादा कर लगाते तो पूंजी निवेश को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और उत्पादन में वृद्धि जो होने वाली थी उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, जिसके कारण मांग तो है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाएगी। फिर व्यापारिक नीति, यदि देश में आयात को हतोत्साहित किया जाता है और निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है या फिर सरकार ऐसी नीतियाँ बना दे जिससे विदेशी विनिमय के उस संकट को दूर करने के लिए वह निर्यात तो बढ़ाए और आयात घटाने लगे, तो उससे देश में जो वस्तुओं की जो पूर्ति है वो कम हो जाएगी लेकिन आंतरिक मांग तो उतनी ही है या फिर आंतरिक मांग बढ़ भी जाए तब भी मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर उत्पादन लागत में वृद्धि, जब देश में उद्योगों में श्रम शक्ति की कमी हो और उसके साथ ही श्रमिक संघों का भी दबाव हो तो फिर मजदूरी में वृद्धि हो जाती है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण या उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण जो स्फीति उत्पन्न होती है वो लागत जनित स्फीति होगी, क्योंकि वस्तुएं लागत से कम पर नहीं बेची जा सकती हैं। फिर प्रौद्योगिकी परिवर्तन अर्थात तकनीकी या प्रौद्योगिक परिवर्तन का जब दौर चलता है तो एक शॉर्ट पीरियड में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिक संकट की स्थिति अर्थात यदि देश में मजदूरों द्वारा हड़ताल कर दी जाए या उद्योगपतियों द्वारा तालाबंदी कर दी जाए तो भी उत्पादन व पूर्ति में कमी मुद्रास्फीति को जन्म देती है। इसके साथ ही यदि कच्चे माल की भी कमी हो जाए तब भी देश में उत्पादन में कमी हो जाएगी। साथ ही जो हमारा उत्पादन का ढांचा है और इसके साथ यदि देश में वस्तुओं की संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाएगी और मांग नहीं बढ़े तब भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लग जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कारण अर्थात देश में यदि उत्पादन में कमी नहीं हो रही है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि या अन्य और कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन यदि होता है तब भी उसके कारण देश में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की संभावनाएं हो जाती है। अर्थात ये सब जो कारण है इन मुद्रा प्रसार के कारणों का इन कारणों का सामूहिक या व्यक्तिगत परिणाम मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति हो सकती है। अब हम देखते हैं कि मुद्रा प्रसार के प्रभाव क्या हैं अर्थव्यवस्था पर। मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मूल्य में वृद्धि होने से हर आय वर्ग के लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मुद्रास्फीति देश में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तो है वो, लेकिन वो बहुत रेंगती हुई सी होनी चाहिए। लेकिन जब यही रेंगती हुई स्फीति की दर बढ़ जाए तो ये उतनी ही हानिकारक हो सकती है। देश की जो जनता है वो खुद को और भी निम्न वर्ग का वह महसूस करने लगेगी। अर्थात इसके प्रभाव क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है उपभोग एवं जीवन स्तर पर प्रभाव। जैसा हम जानते हैं कि जो निश्चित आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि श्रमिक, क्लर्क, अध्यापक और अन्य जो नौकरी पेशा लोग जो इसमें शामिल हैं
इन्हें अधिक हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने पर भी इनकी मौद्रिक आय में कोई वृद्धि नहीं होती। परिणाम स्वरूप मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो वे उसी आय से कम वस्तु एवं सेवाएं खरीद पाते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जो निश्चित आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं उन पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर है निवेशकर्ताओं पर प्रभाव। ऐसे निवेशकर्ता जो प्रतिभूतियों, डिबेंचर्स आदि में निवेश करके निश्चित आय प्राप्त करते हैं, उन्हें मुद्रास्फीति से हानि होती है, क्योंकि मुद्रा का जो वास्तविक मूल्य है वो कम हो जाता है। वहीं ऐसे निवेशकर्ता जो जिन्होंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं, उनकी आय मुद्रास्फीति के दौरान बढ़ जाती है और उन्हें लाभ होता है। फिर है उत्पादन एवं उद्योगों पर प्रभाव। उत्पादन एवं उद्योगों पर प्रभाव अर्थात जब मुद्रास्फीति के समय लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों से उत्पादकों को लाभ होता है और वे अधिकाधिक लाभ कमाने से नए उद्योग, नए व्यवसाय चालू करके उत्पादन बढ़ाते हैं, तो इससे औद्योगिक विकास का जो मार्ग है वो भी प्रशस्त होता है। फिर है ऋणी एवं ऋणदाता पर प्रभाव। स्फीति के कारण ऋणी वर्ग को तो लाभ होता है, क्योंकि वास्तविक मूल्य पहले की अपेक्षा मुद्रा का जो वास्तविक मूल्य पहले की अपेक्षा कम हो जाता है, लेकिन जो ऋणदाता है उसको हानि होती है, क्योंकि कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और उसे दी हुई दिया हुआ जो ऋण है उस वापस यदि ऋणी जो लेने वाला है वो उसे चुकाता है तो उन्हें वास्तविक मूल्य कम प्राप्त होता है। फिर है राष्ट्रीय आय एवं धन का वितरण। देश में राष्ट्रीय आय पर जो इसका प्रभाव है वो इस प्रकार पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा लोगों की आय तो बढ़ती है, लेकिन जो जो वितरण है वो असमान हो जाता है, जिससे देश में जो उच्च वर्ग है, जो उच्च और जो निम्न वर्ग है, उन दोनों के बीच की जो खाई है वो और भी बढ़ जाती है, जिससे देश में आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है। अर्थात धनिकों की जो अधिकतर लाभ है वो धनिकों की जेब में जाता है और निर्धन वर्ग को लाभ कम रहता है। लेकिन देश में उत्पादन, व्यापार एवं रोजगार में वृद्धि होने से लोगों की आय बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में आय में वृद्धि होती है। फिर है मुद्रास्फीति, विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन। स्फीति का अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का आयात बढ़ जाता है और देश में जो लोगों की मांग है वो बढ़ रही है। निर्यातों को हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि जो देश के लोगों की मांग को पूरा करना पहले आवश्यक है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाती है। मुद्रास्फीति ऐसे में अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाती है। इस प्रकार देश में जो विदेशी व्यापार है उसके कारण विदेशी व्यापार के स्तर पर अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर है व्यापारी वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि ऊंचे मूल्यों से व्यापारियों को लाभ हो रहा है। वे अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं और जो बाजार है वो विक्रेता बाजार बन जाता है। इसके साथ ही काला बाजारी को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि जिसमें लाभ की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। ऊंचे मूल्यों के कारण विदेशी लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से भी वो जो व्यापारी है वो निर्यात को बढ़ाते हैं। फिर कृषकों को लाभ एवं कृषि का विकास। किसानों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे फसलों के उत्पादक होते हैं। उनके कृषि वस्तुओं की जो उनकी जो कीमत है वो लागतों की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार वो उत्पादन बढ़ाकर कृषि का विकास करते हैं।
फिर है श्रमिकों एवं रोजगार पर प्रभाव। ऊंचे मूल्यों के कारण उद्योग, कृषि, व्यापार आदि का विकास होता है, तो इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। श्रमिकों की मांग और रोजगार बढ़ता है, और मांग बढ़ने के कारण जो श्रमिक हैं उनके मोल भाव की शक्ति में वृद्धि के कारण मजदूरी में भी वृद्धि होती है। लेकिन इसके साथ ही जब श्रमिक अपनी मोल भाव करने की जो क्षमता है उसका लाभ उठाने के लिए जब संगठित हो जाते हैं, तो औद्योगिक अशांति भी बढ़ती है, और उसके कारण मजदूरी से मूल्यों में जो वृद्धि कराने में यदि सफलता न मिले तो उपभोक्ता के रूप में उन्हें हानि भी उठानी पड़ती है। फिर है अर्थव्यवस्था में यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास होता है, बैंकिंग व्यवस्था का भी विकास होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति के समय ऊंचे लाभ मिलने के कारण निवेश और व्यापार का विकास होता है, तो बैंक ऐसे समय में ज़्यादा साख निर्माण, पूंजी निवेश से वो लाभ उठाते हैं और उनका विकास होता जाता है। इसके साथ ही ब्याज की बढ़ती दरों पर जमा और उधार दोनों में सापेक्ष लाभ भी प्राप्त होता है। सरकार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, सरकार पर भार बढ़ जाता है। ऊंचे मूल्यों के कारण विभिन्न कार्यों पर ऊंचे मूल्यों के कारण सरकार का खर्च बढ़ जाता है, और करों से आय बढ़ाने के लिए नए कर, और यदि वो पुराने करों की दरें बढ़ा देते हैं तो जनता के असंतोष का भी उसे भाजन होना पड़ता है। मूल्य स्थायित्व के लिए सरकार को बहुत सारे आर्थिक नियंत्रण भी लगाने पड़ते हैं, उससे कठिनाई बढ़ती है, और देश की और यहाँ तक ये भी हो सकता है कि जो देश की जनता है उसका मुद्रा में विश्वास जमाने में सरकार को समस्या खड़ी हो सकती है। इस प्रकार इसके साथ ही सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी पड़ते हैं कि जो मिलावट, मुनाफाखोरी, चोर बाजारी, ये सब अर्थव्यवस्था में नैतिक पतन भी लाती है। सरकारी अधिकारियों में भी नियंत्रणों को लागू करने में रिश्वत या घूसखोरी को प्रोत्साहन मिलता है। जो निर्धन वर्ग है वह अपनी जीविका चलाने में यदि असमर्थ हो जाए तो वह अनैतिक या अवैधानिक गतिविधियों में शामिल होने लगता है, या इन कार्यों को जो अवैधानिक जो इल्लीगल कार्य हैं उनको बढ़ावा मिलता है। तो इससे इस प्रकार नैतिक दृष्टि से भी मुद्रा प्रसार जो है वो घातक हो सकता है, और देश में जो मुद्रा प्रसार है उसके कारण नैतिक पतन प्रारंभ हो जाता है, और अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार हो सकता है कि देश में उद्योग, कृषि, व्यापार, परिवहन, इन सब की दृष्टि से जो बहुत कम, अर्थात जिसको हमने पहले बताया कि रेंगती हुई यदि मुद्रास्फीति है तो वो लाभदायक हो सकती है, क्योंकि कुछ अंशों तक तो मुद्रास्फीति अनिवार्य है। लेकिन यदि उस सीमा से जो हम 2% या 1.5% तक यदि देश में मुद्रास्फीति है या वो रेंगती हुई मुद्रास्फीति है, तब तक तो वह लाभदायक है। लेकिन यदि प्रारंभिक मुद्रास्फीति के लाभ को यदि हम उठाते हुए यदि हम भविष्य में उसकी भयंकरता को भूल जाते हैं, तो फिर वह आर्थिक अनिश्चितताओं का वातावरण उत्पन्न कर देती है। इसलिए मुद्रा प्रसार के क्षणिक लाभ के भुलावे में हमें जो सतर्कता है वह यथोचित जो सतर्कता है वो हमें बरतनी चाहिए। धन्यवाद।